नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए डीएलएड के क्वेश्चन बैंक के सेट को कवर करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग जो है डीएलएड का जो दो आपका प्रीवियस पेपर आपका कंडक्ट हुआ है, दो सेट का जो है जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें कि टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन को साथियों कवर करेंगे। जीएस के सेशन में अगर देखा जाए तो आपके जो है 20 क्वेश्चन आपके साइंस के सेशन से आपका पूछा जाना है और 20 क्वेश्चन आपका जीके के सेशन से पूछा जाना है। तो टोटल मैंने दो सेट के जो है जीएस के पेपर को कलेक्ट किया हुआ है। तो टोटल आपका 80 क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और मैथमेटिक्स और जो आपका रीजनिंग और हिंदी बच रहा है, इसको हम लोग जो है अलग से सेशन में कवर करेंगे। तो आइए साथियों, आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप सभी लोगों को अगर डीएलएड के अंतर्गत अगर बेहतर तरीका से अगर आपको जो है कॉलेज को आपको अगर अचीव करना है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन के लेवल अगर देखा जाए तो प्रीवियस पेपर हो, चाहे आपका बीएड का आपका पेपर हुआ हो या फिर डीएलएड का पेपर हुआ हो, तो इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये आपके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। ये बिल्कुल आपके सामान्य स्तर के क्वेश्चन आते हैं। अगर अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है बेहतर कॉलेज आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपको प्रीफेयर किया जाएगा, जिसमें कि 10 से 15 हज़ार के अंतर्गत जो है आप डीएलएड को बेहतर तरीका से जो है कंप्लीट कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग जो है मैथमेटिक्स और साइंस और प्लस आपका जीके भी आपका ज़्यादा कोई हाई फाई लेवल का पूछा नहीं जाता है। जीके प्लस आप हिंदी के सेशन को अगर अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे, डेफिनेटली गारंटी है कि क्वेश्चन आपके जो है नहीं छूटेंगे। प्लस आपको रैंक अच्छे तरीका से अगर आ जाएगा तो डेफिनेटली आप सरकारी कॉलेज में जो है प्रीफेयर कर दिए जाओगे। तो अच्छे तरीका से इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रख करके जो है लगातार प्रैक्टिस करना, चूँकि आप जब फॉर्म भर दिए हो और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो तो अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करना, ताकि आप जो है आपका सरकारी आपको कॉलेज जो है आपको अच्छे तरीके से मिल पाए और कम से कम जो है फी में आप जो है पूरा कंप्लीट आप डीएलएड को जो है कर सको। तो आइए साथियों, सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जिन भी कैंडिडेट को डीएलएड का एक बेहतर तरीका से सेट लगाना है या फिर आपको जो है रिवीजन करना है, जिसमें कि पूरा सेट आपको जो है आंसर टिक मार करके भी आपको भेजा जाएगा और टेस्ट तौर के भी जो है आपको टेस्ट के तौर पर भी आपको मिलेगा, प्लस आपका जो है जीके या फिर जीएस या फिर मैथमेटिक्स का जो सिलेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन होंगे, ये सभी कुछ जो है हमारे प्राइवेट ग्रुप पर स्पेशल जो डीएलएड का ग्रुप है यहाँ पर आपको चलाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को इस ग्रुप पर ऐड होने के लिए इस नंबर पर आप सभी लोगों को एसएमएस कर देना है, जहाँ पर कि एक बेहतरीन तरीका से डीएलएड का आपको मार्गदर्शन आपको जो है दिया जाएगा। और साथ ही आप जो है हर एक तरीका से वहाँ पर जो अलग अलग हमारा बुक जो प्रिपेयर हो रहा है लेटेस्ट में, इन सभी का पीडीएफ आपको जो है जो भी मार्केट में आपके डीएलएड के अंतर्गत बुक अभी लॉन्च किया गया है, इन सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा। बाकी इस नंबर पर मैसेज करेंगे डीएलएड लिख करके तो आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। तो 7550513705 पर आप सभी लोगों को मैसेज करना है। तो आइए साथियों, आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जीएस का पेपर हमारा 86 नंबर से जो है शुरू होता है। तो आराम से आप सभी लोगों को पूरा पेपर लगाना है। साथियों, प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, मानव का जो उद्भव स्थान है साथियों, अब हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई हो तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका क्या निष्कर्ष हो सकता है। तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, यानी ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों, त्वरण की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक होता है। मीटर को आप चाहो तो किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड स्क्वायर को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें आपका सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में सही रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में सही रासायनिक सूत्र कौन सा दिया गया है, ये आपको पूछा जा रहा है। अच्छा, सभी को अगर देखा जाए गौर से, अगर आप लोग देखेंगे तो सभी में जो है आपका संयोजकता जो दिया गया है ये आपका गलत दिया गया है। MgCl2 हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत है। जैविक कृषि का मुख्य सिद्धांत क्या है, तो फसल चक्रण है, मिश्रित कृषि खेती है, इसके अलावा कार्बनिक चक्र है। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में दिया गया है कि पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का नाम डैश होता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1.36 किलो जूल पर सेकेंड होता है। रिपीट कर लेना, पृथ्वी की सतह द्वारा
प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान 1.36 किलो जूल पर सेकेंड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा शून्य होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। इस 80 क्वेश्चन में आप सभी लोगों को लास्ट में सेशन समाप्त होने के बाद बताना है कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पाए हैं, ताकि मुझे पता चले कि किस लेवल से आप लोगों का जो है प्रिपरेशन हुआ है और किस लेवल से उस चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो साथियों आपको दिया गया है कि इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है, ये आपको नंबर बताना है। तो सक्रिय धातु के अंतर्गत हमारा राइट आंसर हो जाएगा रुबिडियम। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसे हम लोग बैट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की साथियों बात करें तो H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो H2SO4 यानी कि आपको दिया गया है सल्फ्यूरस, देखेंगे तो हमारा दिया गया है सल्फ्यूरस, यहाँ पर होना चाहिए था आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो साथियों जब भी कभी आपको इस प्रकार से पूछा जाए सल्फ्यूरस का सूत्र क्या होगा, तो H2SO आपका 3 होगा, जबकि यहाँ पर अगर ये पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तब हमारा यहाँ पर हो जाता है H2SO4। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रोकैरियोटिक जीनोन में होता है। क्वेश्चन हालांकि आपका जो है कुछ कॉन्सेप्चुअल आपको दिया गया है, तो अच्छे तरीक़ा से आप जो है तैयार रखेंगे। तो साथियों जो है प्रोकैरियोटिक जीनोन में होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोन के बिना DNA। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। टोनोप्लास्ट रिक्तिका को घेरने का काम करती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 बोला जा रहा है कि 20 भाग है, इसका अपवर्तनांक बोला जा रहा है कि अल्पतांक कितना होगा, ये आपको बार बताना है। तो साथ ही इसका अल्पतांक कितना हो जाएगा बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा श्वेत प्रकाश के अवयवी 7 रंग जब इससे गुजरती है, श्वेत प्रकाश के अवयवी जब श्वेत प्रकाश जब इस पर गुजरती है तो ये अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्ष को बचाना, और ये सुंदरलाल बगुना के नेतृत्व में हुआ था, और ये जो है उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। देखिए वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। साथियों याद रखेंगे जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ये अरस्तु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, प्रश्न हमारा साथियों नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलय हो, बाह्य विलयन हो। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन हो, तो बाह्य विलयन कैसा होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा हाइपोटोनिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो देखिए पृथ्वी के पर अगर हम बात करें तो हमारा नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है ये आपके जो है 78% होता है। वही ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की अगर हम बात करें तो 0.03% होता है। तो इस प्रकार से अगर साथियों देखा जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो 21% हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है, फिर आपको आंसर बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको V बराबर दिया गया है 250 वोल्ट,
और वही अगर हम बात करें तो हमारा दिया गया है वाट, यानी कि P बराबर आपको दिया गया है 100 वाट आपको यहाँ पर दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि प्रवाहित धारा क्या होगा, तो P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है VI। इस पर देखिए अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये से आपका यहाँ पर देखिए 250 और ये आपको दिया गया 100, तो इस पर आपका जो है 100 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 250, ये लास्ट में आपका भाग आएगा। तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो कि ऊपर में आपका हो जाएगा 100 और नीचे में आपका 250 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा और फिर इसको भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट आपका 4 एम्पियर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं, श्वसन जड़ें कौन सी है ये आपको अगर बताना है। तो साथियों हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा न्यूमेटोफोरस जो होता है ये श्वसन जड़ें होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जो उदाहरण है ये हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है, इसके अलावा हमारा एसिटिक अम्ल होता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा जो है सामाजिक अध्ययन का आपका यहाँ पर शुरू होता है। इसका यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन इसके अंतर्गत भी आपको पूछा जाना है, तो आइए इसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो प्रश्न हमारा जो है कहा जा रहा है कि अस्टम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए अस्टम्प एक्ट की बात करेंगे तो 1765 में पारित हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है, ये हमें पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे लोनार झील जो है ये क्रेटर झील है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। साथियों याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य का जो जिक्र है ये भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत वर्णित है, जबकि मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत वर्णित है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2018 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है। बोला जा रहा है कि मानचित्र की दूरी को मापने में यानी क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा जा रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं अंश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जो है आपका कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है और ये किस राज्य के अंतर्गत है, तो ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक के अंतर्गत है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। देखिए चीनी उत्पादन में अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। जबकि गन्ना उत्पादन में अगर बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। तो ये जो है चुनाव आयोग का काम है, जिसका की चर्चा आर्टिकल 324 से लेकर के हमारा 329 तक जो है वर्णन किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि डैश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है, इंपोर्टेंट है। प्रीवियस पेपर में आपके डीएलएड के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और रिपीटेड आपका है ये, हालांकि प्रीवियस पेपर ही आपका क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का मतलब प्रीवियस ईयर, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों
वाशिंगटन डीसी, ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। ऑप्शन यहाँ पर सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया गया है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख बोला जा रहा है कि सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ हमारा साथियों याद रखेंगे। इसमें अगर हम बात करेंगे कि भारत में कोयले का, देखिए पश्चिम बंगाल में भी कोयला का उत्पादन किया जाता है, साथ ही हमारा झारखंड में भी किया जाता है। लेकिन देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और इसी कारण से इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ। इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट इसका आंसर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग जो है देख लेना। ये कन्फ्यूजन के कारण से मैं जो है 100% इसका एक्यूरेट आंसर नहीं बताऊंगा, इसको चेक करके मैं आपको जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग जो है देख लेना। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, ये आपको पूछा जा रहा है। रॉलेट कानून जो साथियों लाया गया था, याद रखेंगे आप लोग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट कानून को लाया गया था, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और बोला जा रहा है कि चारे के रूप में प्रयोग की जाती है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मक्का, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, इनमें से कौन विद्रोह में शामिल था, साथियों याद रखेंगे कौन विद्रोह में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बौद्ध भारत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बुद्धो भगत आपका हो जाएगा, ऑप्शन हमारा साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो अकेले भारत की जो जनसंख्या है ये लगभग 17.5% है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये क्वेश्चन आपके सभी तरह के जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की सेराजेबो में हत्या, ऑप्शन यहाँ पर साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। नोट डाउन करके इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो ये जो है जल को दिखाया जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े तो हमारा जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसे हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में साथियों कवर करेंगे, और यहाँ से हमारा जो है दूसरा सेट का जो है साइंस के प्रश्न आपके शुरू होते हैं। तो साथियों क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि 1990, प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कितनी अवस्थाओं को ढूंढ लिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 पदार्थ को ढूंढ लिया था, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक साथियों एम्पियर होता है। वोल्ट का एसआई मात्रक आपका जो है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चार्ज का एसआई मात्रक यानी आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होगा, तो गुब्बारा साथियों कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा, यानी ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि राइबोसोम किसके लिए केंद्र
है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि राइबोसोम किसके लिए केंद्र है, ये हमें पूछा जा रहा है। साथियों यहाँ पर बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का जो है केंद्र होता है। प्रोटीन की कमी के कारण से जो है मेरस्मस नामक बीमारी होती है बड़े व्यक्ति में, जबकि प्रोटीन की कमी से अगर छोटे बच्चे में कोई बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्वाशीयोरकर। ध्यान रखेंगे, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन होता है और सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। तो इतने फैक्ट को साथियों आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ये हमें पूछा जा रहा है। साथियों प्रश्नों को रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वापसी मानसून, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि परमाणु संख्या को निरूपित किया जाता है, परमाणु संख्या को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा Z के द्वारा निरूपित किया जाता है। और Z, E और P हमारा आपस में बराबर होता है। जब भी कभी परमाणु संख्या दिया रहे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या भी जो है ये परमाणु संख्या के आपके बराबर होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में AQ प्रतीक क्या दर्शाता है, तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जलीय विलयन को दर्शाता है, यानी कि ये जो है आपका लिक्विड को दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल आप लोगों ने इसे बना लिया होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सोना का किया जाता है, चांदी का किया जाता है, प्लेटिनम का किया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। बोला जा रहा है साथियों कि बोला जा रहा है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डार्विन ने लिखा है, यानी ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है, चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें अगर देखें हम लोग तो राइट आंसर हो जाएगा त्वरण को प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था, साथियों दिया गया है कि व्हिटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था, ये पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 का किया था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि वह कारक जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित नहीं करता है, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर पर सेकेंड तथा आवृत्ति 1700 हर्ज हो तो बोला जा रहा है तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। साथियों लेमडा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, पूछा जा रहा है यहाँ पर आपका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा आवृत्ति दिया गया है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होता है 1/, हमारा जो है टाइम पीरियड होता है। समय यहाँ पर आपको दिया गया है इतना मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको चाल दिया गया है। आइए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो इसका है बोला जा रहा है कि तरंगदैर्घ्य क्या होगा, यानी आपको पूछा जा रहा है लेमडा बराबर आपका क्या होगा, तो V/, आपका साथियों आपका जो है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति आपका हो जाएगा। V का मान बात करेंगे तो 300 आपका 40 दिया गया है और नीचे यहाँ पर आपका 1700 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आपका जो राइट आंसर आएगा ये आपका साथियों 20 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। इसे आप लोग जो है मीटर पर सेकेंड दिया गया है तो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेना 100 से गुना करके। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यौगिक जिसका अनुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो कहलाते हैं, ये क्या कहलाता है, तो ये आपका समायवी कहलाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया है कि जैव बोला जा रहा है कि विघटित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। साथियों क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि जैव
विघटित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है? तो देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैव खाद बनाकर, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है ये आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो है आपका फॉस्फोलिपिडिक जो है आपका लिपिडस का बना होता है, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था, ये आपको पूछा जा रहा है। साथियों, क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। देखिए सभी ऑप्शन आपको सामने दिया गया है। बोला जा रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा को हमेशा ए मीटर के द्वारा मापा जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि कृमि खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु तो निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, इसमें दिया गया है सोल कृमि, तो ये साथियों आपका गलत हो जाएगा। होमवर्म दिया गया है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए 2 ऑप्शन आपके साथ में बच रहे हैं, तो अब आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है और ये जो है मिट्टी को पोलिंग करने का काम करता है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो साथियों याद रखेंगे ये सर्वप्रथम जो है कोलकाता में 1883 में इसको पारित किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो साथियों तिलका मांझी की अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1785 में जो है इन्हें फांसी दिया गया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो साथियों याद रखेंगे लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टोटल 47 सीटों को जो है रिजर्व किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं होता है, ये आपको बताना है। साथियों याद रखेंगे अमरकंटक से किस नदी का उद्गम नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तापी नदी, ध्यान रखेंगे आप लोग। बाकी आपके सभी जो है अमरकंटक से उद्गमित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए यानी कि करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। साथियों भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, ये आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक बोला जा रहा है कि अप तटीय तेल क्षेत्र है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मुंबई हाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, रॉलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? साथियों ये क्वेश्चन भी आपका जो है कवर भी आपका हुआ था। रॉलेक्ट कानून जो है मुख्य रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चेस्ट नट आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि पर्वतीय वनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है?
लोकतंत्र में साथियों अगर हम बात करें कि शासन कौन करता है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जनता करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। विशाल खनिज तेल का जो भंडारण है ये असम राज्य के अंतर्गत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों चाय का जो सर्वप्रथम जो है उत्पादन किया गया था ये असम के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। बोला जा रहा है कि हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता हावड़ा का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था। साथ ही याद रखेंगे कि जो झारखंड है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, और इस कारण से हमारा राइट आंसर देखें तो हमारा हो जाएगा 15 नवंबर 2000, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है। साथियों दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर्दी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा आप देख पाएंगे तो हमारा दिया गया है खरीफ, दिया गया है जैद, दिया गया है रबी, ये सभी जो है फसल के मौसम होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसे जो है बना लिया होगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि लोकसभा की फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो टोटल जो है 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो साथियों बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7.84% वनों से आच्छादित है। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा थॉमस पेन। ऑप्शन साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी आपका 2 सेट के अंतर्गत आपका जीएस का पेपर आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी डीएलएड का क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।